गुड मॉर्निंग बच्चों। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन के संविधान में हम जब आगे चलते हैं राष्ट्र सम्राट के अध्ययन के बाद, सम्राट और उसकी पद स्थिति और राज्यकर्ता है या शासन नहीं, इसके बाद हम आते हैं मंत्रिमंडल और कैबिनेट। ब्रिटेन का जो संविधान है वो संसदीय शासन व्यवस्था वाला संविधान है। संसदीय शासन व्यवस्था में हम शुरू से, मैंने आपको अपने हर लेक्चर में समझाया है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है, दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है और वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं बल्कि वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो सम्राट वहाँ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट और प्रधानमंत्री वो उसका वास्तविक प्रधान है। डाइसी ने लिखा है कि प्रत्येक कार्य, शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु वास्तविक शक्ति जो है वो कैबिनेट में निहित है। लॉवेल ने लिखा है कि इसे राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है। अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। बेजहॉट ने लिखा है कि कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। सर जॉन मैरियट कहते हैं कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। तो कैबिनेट का जो महत्व है पिछले दो सदियों से वहाँ पर चला आ रहा है। तो वर्तमान समय में ये ट्रेंड है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनमें व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। तो ब्रिटेन में भी यही स्थिति देखने में मिलती है। तो परंपराओं के आधार पर सम्राट पूर्णतया एक औपचारिक प्रधान बन करके रह गया है और व्यवहारिक प्रवृत्तियों के चलते संसद की शक्तियों में भी पतन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मंत्रिमंडल चूँकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, उससे पहले हम आगे चलें तो हमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं या मंत्रिमंडलात्मक शासन की क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मंत्रिमंडल का जो अर्थ है उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करती है। यानी कि लीडर प्रधानमंत्री और उसके अंडर में कुछ लोगों की एक समिति जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वो समस्त शासन के कार्यों को संपादित करती है। लोक सदन में जिस भी दल को बहुमत मिलता है, बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री अपने सहयोग से, अपने दलीय नेताओं के सहयोग से, एक ही राजनीतिक दल के लोगों के सदस्यों में से वो अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। तो लोक सदन का बहुमत प्राप्त एक राजनीतिक समिति हम मंत्रिमंडल को कह सकते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहली है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। देखिए, इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदय हुआ, या दूसरे अर्थों में कहें कि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का ये मातृ देश है। तो ब्रिटेन से ही ये जो व्यवस्था है पूरी दुनिया में आगे गई है। तो इसको अपन समझ सकते हैं। वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता मतलब एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रतिनिधित्व है वो सम्राट करता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है।
दूसरी विशेषता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, यानी कि कार्यपालिका अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका से संबंधित होती है। सभी मंत्रीगण व्यवस्थापिका के अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो उनको एक निश्चित समयावधि के अंदर अंदर उनको व्यवस्थापिका की सदस्यता लेनी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है। तो व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका के ऊपर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखती है, क्योंकि बहुमत दल जो व्यवस्थापिका है, बहुमत दल जो है वो कार्यपालिका में होता है। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत ही वो अपने पद पर रह सकती है। तीसरी बात इसमें आती है वो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल एक यूनिट के रूप में काम करता है, वो संसद के समक्ष एक इकाई के रूप में प्रस्तुत होता है। किसी भी व्यक्तिगत दायित्व के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। समिति में जो फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक होते हैं, सही हो या गलत जैसा भी है सरकार का फैसला है, तो उन सभी को सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। कहने का मतलब है कि सब साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं, एक साथ ही वो रह सकते हैं। तो इसके बाद में आता है गोपनीयता का सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत का मतलब है कि मंत्रिमंडल की कार्यवाही के संबंध में जो मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, शासन की समस्त नीतियां जो उसमें डिस्कस की जाती हैं उनको गोपनीय उनको रखना होता है। तो एक तरीके से जब ये शपथ लेते हैं तो पद और गोपनीयता दोनों की शपथ ली जाती है और मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया या क्या बात की गई उसको ये बाहर किसी को उजागर नहीं कर सकते। अगली विशेषता है कि सारा का सारा मंत्रिमंडल राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता का क्या मतलब होता है बताओ? राजनीतिक सजातीयता का मतलब ये होता है कि मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य एक ही पार्टी के होने चाहिए, यानी कि जो बहुमत दल है बहुमत दल के ही होने चाहिए। इधर उधर से आप उनको नहीं जोड़ के मंत्रिमंडल में आप शामिल कर सकते। जिस पार्टी का बहुमत है उसी पार्टी के लोग मंत्रिमंडल में होने चाहिए, उसी को राजनीतिक सजातीयता कहा गया है। इसके बाद में है कि मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल का एक प्रमुख होता है जिसको प्रधानमंत्री का नाम दिया है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता, संहार करता या आप नेतृत्व करता, संहार करता जो होता है वो, तो प्रधानमंत्री ही अपने सहयोगियों में से मंत्रिमंडल को नेतृत्व करता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल और कैबिनेट में क्या फर्क है। मंत्रिमंडल और कैबिनेट नहीं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। देखिए, हालांकि एक जनरल संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो सभी लोग साधारणतया मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही संस्था मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची भी नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं और सभी संसद के सदस्य होते हैं और सभी लोक सदन के प्रति उत्तरदायी रहते हैं और तभी तक ये अपने पद पर रहते हैं जब तक इनको की बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लेकिन मंत्रिमंडल थोड़े कम लोग उसमें होते हैं और महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और कुछ प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी। तो जो बड़ा जो हिस्सा है उसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है और जो छोटा हिस्सा है उसको मंत्रिमंडल कहा जाता है। कहने का मतलब है मंत्रिपरिषद जो है बड़ा सर्कल होता है और मंत्रिमंडल उसका इनर सर्कल होता है। 3-4 अंतर हैं इसमें। सबसे पहली बात तो आकार संबंधी अंतर है।
मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में तो 70, 75, 90 जितने भी उप सचिव जितने भी मंत्री होते हैं सारे होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जो है अमूमन 15 से 20 के बीच में इनकी संख्या कम होती है। ये वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं। पद संबंधी अंतर इसमें पाया जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण पद संबंधी है। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका के मेंबर जितने भी हैं वो सब मंत्रिपरिषद के नाम से जाने जाते हैं। 3 तरह के मंत्री होते हैं, आपको पता है। पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं, फिर संसदीय सचिव होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं और बाकी जो राज्य स्तरीय मंत्री हैं और संसदीय उप सचिव है या दूसरे हैं, ये सब मंत्रिपरिषद में आते हैं। तो मंत्रिमंडल में केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य आते हैं और बाकी उसमें आते हैं। एक्सक्यूज मी। वेतन संबंधी अंतर। कैबिनेट सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है और बाकी जो राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, उनको कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम वेतन मिलता है। ये विभाग के अध्यक्ष होते हैं और बाकी लोग उनके सहायता के लिए होते हैं। और कार्य और शक्ति संबंधी भी अंतर इसमें होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, मंत्रिपरिषद के कम महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रिमंडल के जो होते हैं वो विभागों के अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा समस्त नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है। विभिन्न विभागों में सामंजस्य का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता है। लेकिन उपयुक्त अंतर के बावजूद भी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से त्यागपत्र देता है तो वो समूचे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा या त्यागपत्र समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मंत्रिमंडल का समझा जाए या मंत्रिपरिषद का ना हो। और अगर अविश्वास प्रस्ताव भी हो जाए तो भी समूचे मंत्रिपरिषद का जो है वो इस्तीफा होता है। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। आज इतना ही। थैंक यू।